हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हमें करना है अपने पॉलिटिकल साइंस बुक 2 का चैप्टर नंबर 6, जिसमें पढ़ने वाले हैं अबाउट द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। सो लास्ट चैप्टर में हमने देख लिया था अबाउट द रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस, अबाउट द रिस्टोरेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड इसमें हमने टाइम पीरियड कवर किया था ऑफ समथिंग अबाउट 1971। ठीक है, तो उसके बाद उसके फर्दर ईयर्स में कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं उसको हमें देखना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर का नाम है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें चैप्टर के नाम से हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। लाइक इसमें लिखा है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, मतलब कि जो डेमोक्रेटिक ऑर्डर इंडिया में सेटअप था उसमें कुछ क्राइसिस आई थी, है ना। उसमें कुछ कह सकते हो कि बैकडॉ, उसमें मतलब लिमिटेशंस आई, सेट बैक आया था, कुछ भी कह सकते हैं। तो और हमें मालूम है कि इसी टाइम पीरियड में आफ्टर 1971 इन 1975 एमरजेंसी लगती है। तो वो क्यों लगती है, कब लगने वाली है, कैसे लगेगी, वो हमें देखना है। ओके, सो पहला टॉपिक है बैकग्राउंड टू इमरजेंसी। तो जो इमरजेंसी लगने वाली है उसके पहले का अगर हम थोड़ा सिनेरियो देखें, इमरजेंसी लगने के कुछ पहले के इवेंट्स कैसे थे, तो लास्ट चैप्टर तक हमने देख लिया था कि इंदिरा गांधी वॉज नाउ एन टावरिंग लीडर। पहले तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर लीडर बन चुकी है इंदिरा गांधी, है ना। आईएनसी रिस्टोर हो चुका है। देन पार्टी कंपटीशन जो था, पार्टी कंपटीशन वॉज नाउ मोर पोलराइज्ड, ज़्यादा पोलराइज था। ऊपर से कांग्रेस के अंदर भी कोई फैक्शनलिज्म का कैरेक्टर बचा हुआ नहीं था, कांग्रेस रिस्टोर हुई थी। देन गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशरी, गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशरी के कुछ इवेंट्स सामने आ रहे थे इसी टाइम पे। ठीक है, लाइक कांग्रेस एलिगेशंस लगाती थी कोर्ट के ऊपर, कोर्ट उसके वापस से एलिगेशन लगाती थी या फिर रूलिंग देती थी अगेंस्ट पार्लियामेंट। तो इस तरह की चीज़ें हो रही थी। देन हमने देखा था एक चीज़ और, 1969 द स्प्लिट इन कांग्रेस, स्प्लिट इन कांग्रेस, 1 सेकेंड, द स्प्लिट इन कांग्रेस, एंड इससे इंदिरा गांधी के ओपोनेंट्स और ज़्यादा बढ़ गए थे। ठीक है, एंड पांचवा कि जो अपोजिशन पार्टीज़ थी, अपोजिशन पार्टीज़ जो भी बहुत सारी नई नई अपोजिशन पार्टीज़ निकल के आई थी, वो सब एलिगेशंस लगाना मतलब एलिगेशंस लगाते थे कांग्रेस के ऊपर, लगा रहे थे कांग्रेस के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे थे। कांग्रेस वॉज यूजिंग द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एज इट्स पर्सनल प्रॉपर्टी, है ना, उसकी पर्सनल अथॉरिटी दिखा रही है उस पर। ठीक है, तो ये कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स थे जो कि इमरजेंसी के बैकड्रॉप में हो रहे थे। अब इसी टाइम पीरियड में व्हाट वाज द इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट कैसे थे, इंडिया में इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी। तो 1971 के इलेक्शंस में इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, हमने देखा था, गरीबी हटाओ का, गरीबी हटाओ। एंड ये नारा, उन्होंने इसी नारे के दम पे बहुत से नए मतलब गरीब वोटर्स को अपने अपने वोट बैंक में ऐड किया। और इसके जस्ट बाद क्या हो रहा है, बांग्लादेश वॉर, वैसे वॉर विद पाकिस्तान, एक तरह से बांग्लादेश वॉर कह देते हैं हम इसको। अब वॉर जब भी होती है तो जीत तो मिल गई, बट उसमें इकोनॉमिक बहुत लॉस देखने को मिला इंडिया को। हमने देखा था कि वॉर जब भी होती है तो उसमें इकोनॉमिक बैकड्रॉप में सेटबैक मिलता है, बहुत पैसा खर्च होता है। एंड इस टाइम हमें यूएस एड भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम यूएस के अगेंस्ट गए थे, हमने यूएसएसआर की हेल्प ली थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, बांग्लादेश वॉर के टाइम पे बहुत से इलीगल इमिग्रेंट्स भी इंडिया आ चुके थे, तो उनका प्रेशर भी बढ़ गया था इकोनॉमी पे। देन इसी टाइम पे 1973 के आसपास मिडिल ईस्ट में स्टार्ट होती है दी अरब इज़राइल वॉर। तो अरब इज़राइल वॉर के कारण जो ऑयल के प्राइसेस महंगे हो गए। क्यों? क्योंकि अरेबिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है ऑयल का, एंड इंडिया भी वहीं से इंपोर्ट कर रहा था, पूरी दुनिया लगभग वहीं से इंपोर्ट करती थी। सो जब वॉर होगी तो इसको भी तो पैसे चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये ऑयल के दाम बढ़ा देगा।
और ऑयल के दाम बढ़ाएगा तो हमें महंगे मिलेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा होगा। और क्योंकि प्रोडक्शन सेंटर से, मान लो ये प्रोडक्शन सेंटर है, वहाँ से कंजम्पशन सेंटर तक ले जाना है जहाँ पे लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में अब वो पेट्रोल के प्राइसेस ऐड होंगे, ऑयल प्राइस ऐड हो जाएंगे, तो ओवरऑल जो प्राइस है किसी भी आइटम का वो बढ़ जाएगा। तो इससे होगा क्या, इससे मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गई कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ चुका था ऐसा कुछ कंडीशन हो गई थी कि 1973 में इसेंशियल कमोडिटीज़ लाइक गेहूँ, चावल, आटा, इन सब चीज़ों की जो इसेंशियल कमोडिटीज़ थी, इनके प्राइस 23% तक बढ़ गए थे। एंड 1974 में आके देखो तो ये अप्रॉक्सीमेटली 30% तक हाइक कर गए थे। ठीक है, एंड लोगों की सेविंग्स ख़त्म होने लगी थी, और जब सेविंग ख़त्म होती है तो सफरिंग्स बढ़ने लगती हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ कंडीशन हो चुकी थी। तीसरा ये था कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा गिर गई थी। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों के कारण इंडस्ट्रियल ग्रोथ गिर गई, क्योंकि एनर्जी चाहिए, उसके लिए भी ऑयल चाहिए होता है। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ गिरेगी तो कंपनीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि वो लोग भी सैलरी दे नहीं पाएंगे सबको, तो वर्कर्स निकालेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, बिकॉज उस टाइम तक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सोशलिस्ट थी, गवर्नमेंट ओन थी, एंड गवर्नमेंट इकॉनमी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तो गवर्नमेंट के पास उतना पैसा है नहीं कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी दे पाए। तो हमने देखा अभी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी, और इससे हुआ क्या कि जो रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ बचे थे उनकी सैलरी में डिले हुए, तो सैलरी उनकी डिले हुई, ऊपर सैलरी गिराई भी गई। तो इसके कारण हमें एक इंस्टेंस देखने को मिलता है रेलवे स्ट्राइक का, वो हम आगे देखेंगे। तो बहुत से और इस तरह के इवेंट्स हो रहे थे। ओके, देन एक इवेंट हो रहा है मॉनसून फेलियर। ये तो भाई ऐसा इवेंट है कि जब जब कोई ख़राब से ख़राब सिचुएशन चल रही है, ये उसी साल आएगा। ठीक है, मतलब आगे बहुत से इवेंट्स ऐसे आते हैं, पीछे भी हमने देखा था काज जगह कि मॉनसून फेलियर तब तभी आया जब इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा पहले से ख़राब चल रही है। तो मॉनसून फेलियर भी हो गया। अब मॉनसून फेलियर होने से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी गिर गई, तो उससे फूड ग्रेन्स के प्राइस अगेन बढ़ गए एंड आउटपुट गिर गया। ओके, सो इन सब चीज़ों के बैकड्रॉप में ये जो चीज़ें हैं, इनके कारण क्या हुआ, अपोजिशन पार्टीज़, हमने देखा था कि अपोजिशन पार्टीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं आफ्टर 1969, तो उनको एक मौका मिल गया। अपोजिशन पार्टीज़ गॉट एन अपॉर्चुनिटी, और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के दे ऑर्गेनाइज्ड पॉपुलर प्रोटेस्ट्स। ठीक है, जिसमें उन प्रोटेस्ट्स में फोरफ्रंट में थे स्टूडेंट्स एट फोरफ्रंट। ठीक है, बहुत से प्रोटेस्ट किए गए मार्क्सिस्ट ग्रुप्स ने, जो मार्क्सिस्ट ग्रुप थे, मार्क्सिस्ट ग्रुप लाइक नक्सलाइट देखने को मिलता है हमें इस टाइम पे। उन्होंने वायलेंस का रास्ता चूज़ किया। ठीक है, वायलेंस बढ़ा, नक्सल इवेंट्स होने लगे, नक्सलाइट इवेंट्स लिख सकते हो, नक्सलाइट इवेंट्स होने लगे। ओके, एंड लोग अब क्या करने लगे, कैपिटलिज्म। अब देखो, मार्क्स इसी से नक्सलाइट से कनेक्टेड है ग्रुप, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, जो कैपिटलिज्म को एकदम से ख़त्म करने की मांग करने लगे एंड कम्प्लीटली कम्युनिज्म अडॉप्ट करने की बात करने लगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये पूरा बैकड्रॉप था इमरजेंसी का, कि इतने सारे इवेंट्स साइमल्टेनियसली होते जा रहे हैं, और हमने देखा कि इसमें पॉलिटिकली गवर्नमेंट परेशान है एंड इकोनॉमिकली भी गवर्नमेंट परेशान है, उसके पास पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है तो लोगों को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है। अब लोगों को पैसे, क्योंकि 80% हमें मालूम है इंडिया सोशलिस्ट था, तो लोगों को पैसे मिलेंगे नहीं। तो होता क्या है ना कि कंट्री के अंदर इतनी ही प्रॉब्लम्स चल रही हों, कुछ भी हो रहा हो, बट लोग तब तक रिवॉल्ट नहीं करते जब तक उनकी कुछ सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ होती हैं। वो जब तक हार्म नहीं होती तब तक लोग रिवॉल्ट नहीं करते। बट अब उनकी सिक्योरिटीज़ हार्म हो रही है, उनके पास नौकरियां नहीं हैं, उनके पास पैसे नहीं, उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, इन्फ्लेशन हो चुका है। तो जब सिक्योरिटीज़ हार्म होती हैं तो लोग भी रोड पे निकलते हैं। तो एक माहौल बना हुआ था प्रोटेस्ट का, एंड इसको सपोर्ट किया, इसको कह सकते हो एक मोबिलाइजेशन दिया अपोजिशन पार्टीज़ ने। ठीक है, तो इससे बहुत से प्रोटेस्ट होते हैं, बहुत से पॉपुलर प्रोटेस्ट होते हैं। इसमें से एक पहला प्रोटेस्ट है जो हमें देखना है, विच इज़ अबाउट द गुजरात प्रोटेस्ट या फिर गुजरात मूवमेंट।
द गुजरात मूवमेंट। अभी गुजरात मूवमेंट होता है कब? इन जनवरी 1974, जनवरी 1974 में हो रहा है। एंड इसका एक और नाम है, ओके सॉरी, इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं द नवनिर्माण मूवमेंट। नवनिर्माण मूवमेंट, ठीक है। अब ये मूवमेंट किया था स्टूडेंट्स ने, स्टूडेंट्स अगेंस्ट करप्शन, ठीक है, अगेंस्ट करप्शन, देवा अगेंस्ट राइजिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, अगेंस्ट करप्शन। एंड ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट वाज ज्वाइंड बाय, सॉरी, दिस प्रोटेस्ट was joined by major opposition political parties and इन्होंने डिमांड किया। और देखो, क्योंकि मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ में ज्वाइन हो चुकी हैं तो प्रोटेस्ट बहुत बड़े लेवल का हो चुका है। एंड जब इतने बड़े लेवल पे लोग अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएंगे तो वहाँ पे क्या लगाया गया? प्रेसिडेंट्स रूल लगाया गया। प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल 352, सॉरी 352 356 था, मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा, तो अभी इसको रहने देते हैं, बाद में देखूँगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। अब जब प्रेसिडेंट रूल लगा, मतलब रूल अब प्रेसिडेंट के पास है, तो फ्रेश इलेक्शंस भी करवाने पड़ेंगे कुछ टाइम में, गवर्नमेंट डिसॉल्व हो चुकी है पुरानी, तो फ्रेश इलेक्शंस भी करवाने पड़ेंगे। अब फ्रेश इलेक्शंस इतना जल्दी कोई कर नहीं रहा है ना, वो तैयार नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट भी ऑफकोर्स कांग्रेस का था, जो कि नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कांग्रेस की है, तो इसलिए लोग फ्रेश इलेक्शंस करवा नहीं रहे हैं, अभी भी रूल मेंटेन करके रखे हुए हैं। बट फिर हुआ क्या, लीडर्स, बहुत से लीडर्स सामने आए, लाइक एक थे अपने मोरारजी देसाई, जिनसे अभी स्टिफ कंपटीशन चल रहा था इंदिरा गांधी का 1966 में पीएम बनने के लिए। ये रखते हैं फास्ट अनटू डेथ, और इनके फास्ट अनटू डेथ रखने के कारण फ्रेश इलेक्शंस करवाए जाते हैं। अब फ्रेश इलेक्शंस होते हैं तो कांग्रेस हार जाती है, ठीक है। तो ये पूरा था गुजरात मूवमेंट का सिनेरियो। ओके, नाउ गुजरात मूवमेंट के बाद जो सेकेंड मूवमेंट हो रहा था वो हो रहा था इन बिहार। सो सेकेंड मूवमेंट इज बिहार मूवमेंट। बिहार मूवमेंट भी स्टार्ट होता है आफ्टर 2 months ऑफ गुजरात मूवमेंट, विच इज़ इन मार्च 1974, ठीक है। इसमें भी अगेन स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देवर अगेंस्ट करप्शन, फूड सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, राइजिंग फूड प्राइसेस, ओके। अब इन स्टूडेंट्स ने इनवाइट किया एक फेमस पर्सनालिटी को, जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण, ठीक है। अब जयप्रकाश नारायण स्टूडेंट्स के कहने पे मान जाते हैं कि हम इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करेंगे, मोबिलाइज करेंगे, बट उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी। उन्होंने कंडीशंस रखी कि ये मूवमेंट जो है ये नॉन वायलेंट रहेगा, क्योंकि वो गांधीयन थे, तो मूवमेंट शुड बी नॉन वायलेंट। एंड सेकेंड थिंग कि ये मूवमेंट शुड नॉट लिमिट इटसेल्फ टू बिहार, सिर्फ बिहार तक लिमिटेड नहीं रहेगा, ठीक है। इट शुड बी नेशन वाइड। नाउ इन शर्तों पर एग्री करने के बाद जयप्रकाश नारायण इस मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं। एंड उनके ज्वाइन करते ही, क्योंकि वो नेशनल लेवल लीडर थे, तो इनके ज्वाइन करते ही इस मूवमेंट को एक नेशनल अपील मिल गई, ठीक है, नेशनल अपील मिल गई। एंड ही डिमांडेड डिसमिसल ऑफ कांग्रेस इन बिहार, ठीक है। एंड ही urged for जयप्रकाश नारायण urged for टोटल रिवोल्यूशन, है ना। टोटल रिवोल्यूशन मतलब कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर स्फेयर्स में उन्हें रिवोल्यूशन चाहिए। एंड इसी के लिए उन्होंने बहुत सारे सीरीज ऑफ बंस, प्रोटेस्ट्स, स्ट्राइक्स, घेराव एंड ऑल को ऑर्गेनाइज करवाया, ठीक है। अब हुआ क्या कि बिहार, अब देखो एक चीज़ और हुई कि नेशनल अपील मिलने के कारण एक नेशनल इन्फ्लुएंस पहुंचा इस इवेंट का। तो नेशनल इन्फ्लुएंस के बारे में देख लेते हैं। तो ऐसा था कि अब मूवमेंट जब ये स्प्रेड हो रहा था, जब ये मूवमेंट, बिहार मूवमेंट चल रहा था, इसी के पैरेलल में 1974 में एक मूवमेंट और चल रहा था, द फेमस रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974।
एंड ये हुई थी शायद तक मई 1974। और इस रेलवे स्ट्राइक पे चली जाती है तो पूरे इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, लोग एक जगह दूसरे जगह नहीं जा पाएंगे, और उससे भी ज़रूरी चीज़ जो कमोडिटीज़ हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचती, तो रेलवे स्ट्राइक चल रही थी। दूसरा ये था कि 1 सेकेंड, हाँ, 1975 में जयप्रकाश नारायण इस मूवमेंट को एक नेशन वाइड मूवमेंट बनाते हुए मार्च करते हैं टुवर्ड्स द पार्लियामेंट है ना, और ये निकालते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल रैली इन कैपिटल इन दिल्ली। ओके, एंड इनको सपोर्ट मिलता है ऑफ द नॉन कांग्रेस पार्टीज, है नॉन कांग्रेस पार्टी लाइक बीजेएस, है ना, बीजेएस हो गया और भारतीय लोकदल हो गया, समाजवादी पार्टी हो गई, तो इन सब पार्टीज को सपोर्ट मिलता है। एंड जयप्रकाश वॉज नाउ सीन एज अल्टरनेटिव, तो इसके कारण क्या हुआ, जयप्रकाश नारायण was now seen as alternative to इंदिरा गांधी, ठीक, अल्टरनेटिव टू इंदिरा गांधी। एंड इसके बाद क्या हुआ, अब गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के खिलाफ इवेंट्स हो रहे हैं तो गवर्नमेंट भी अपना कुछ इस पे व्यू रखेगी। सो दे क्रिटिसाइज्ड दैट दीज मूवमेंट्स वर नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, दे वर नॉट अगेंस्ट the state government, no, but they are against Indira Gandhi, ठीक है। and Indira Gandhi believed these all movements as a personal attack, कि उन पे पर्सनल अटैक करने के लिए मूवमेंट्स किए जा रहे हैं, इनका कोई ऐसे देश की कंडीशन से कोई रिलेशन है नहीं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, गुजरात में मूवमेंट सक्सेसफुल था, नवनिर्माण मूवमेंट, बट इन बिहार वो लोग डिमांड तो करते हैं कि डिसमिसल हो स्टेट गवर्नमेंट का, बट डिसमिसल नहीं होता, गवर्नमेंट डिड नॉट रिज़ाइन, ठीक है ना। अब थोड़ा सा देख लेते हैं अबाउट रेलवे स्ट्राइक। तो होता क्या है, इन मई 1974 एक कमेटी थी, द नेशनल नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर रेलवे मेंस स्ट्रगल। ये कमेटी जिसको लीड करते हैं मिस्टर जॉर्ज फर्नांडेज, ये कमेटी नेशन वाइड कॉल करती है सभी एम्प्लॉयज़ ऑफ रेलवे को कि ये लोग गवर्नमेंट का अपोज करेंगे, है ना, बिकॉज गवर्नमेंट इनको बोनस और सर्विस कंडीशंस पे इम्प्रूवमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही है। सो 1974 मई में लोग स्ट्राइक करते हैं एंड पूरे रेलवे मैन जितने भी थे पूरे कंट्री में, उनमें एक लेबर अनरेस्ट का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया, जिसमें इश्यूज उठाए गए अबाउट द राइट ऑफ वर्कर्स, वेदर एम्प्लॉयज़ ऑफ एसेंशियल सर्विसेज शुड अडॉप्ट मेजर्स लाइक दिस और नॉट, इन सब के इशूज़ उठने लगे, ठीक है, पार्लियामेंट में भी, मीडिया में भी, हर जगह पे ना। अब ये स्ट्राइक जो थी, ये स्ट्राइक्स थी, दे वर कॉल्ड इलीगल बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का कहना था कि गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मतलब प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, है ना, और गवर्नमेंट रिफ्यूज़ करती है उनके डिमांड्स को बढ़ाने के लिए, उनको अप्रेजल देने के लिए, एंड बहुत से लीडर्स को अरेस्ट भी करती है और टेरिटोरियल आर्मी को भी डिप्लॉय करती है रेलवे ट्रैक्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और ये मूवमेंट 20 दिन के अंदर, मतलब 20 दिन के अंदर, विदिन 20 days द मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ, ठीक है। तो मूवमेंट वॉज ओवरऑल अनसक्सेसफुल ना। अब थोड़ा देखते हैं तो कन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी, हमने एक और पॉइंट देखा था जुडिशरी साथ कन्फ्लिक्ट, तो उसको एक बार समझ लेते हैं। द कन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी, इसमें यह है कि इसी टाइम पे गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में क्राइसिस चल रही थी, जिसके रूट में थे 3 कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, नेमली कि कैन पार्लियामेंट एब्रिज द फंडामेंटल राइट्स,
क्या फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट एब्रिश कर सकती है, जिसको जुडिशरी कहती थी नो एंड पार्लियामेंट कहती थी यस। दूसरा क्वेश्चन, कैन पार्लियामेंट कर्टेल राइट टू प्रॉपर्टी बाय अमेंडमेंट। राइट टू प्रॉपर्टी क्या कर्टेल किया जा सकता है बाय अमेंडमेंट। अब क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी उसमें फंडामेंटल राइट था, तो फंडामेंटल राइट क्योंकि कर्टेल नहीं किए सकते बाय द गवर्नमेंट, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का आंसर था नो, बट पार्लियामेंट कहती थी कि हमको हमें करना है। ठीक है ना। कैन, अब एक चीज़ और देखो, कैन पार्लियामेंट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि देखो अब अपने अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन पर थोड़ा ध्यान दो तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेक्शन होता है डीपीएसपीज़ का। तो डीपीएसपीज़ में कुछ ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं जिसके अकॉर्डिंग जिसको गोल मानते हैं गवर्नमेंट को काम करना है उनके लिए। तो डीपीएसपी में कुछ चीज़ें ऐसी लिखी गई हैं जिनके लिए काम करने पे कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कह सकते हो उसके कन्फ्लिक्ट में आते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं उसको। तो इनको फुलफिल करने के लिए क्या पार्लियामेंट इन फंडामेंटल राइट्स को बदल सकती है कि नहीं। कैन पार्लियामेंट एब्रिज फंडामेंटल राइट्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग डीपीएसपीज़। इसमें भी जुडिशरी का आंसर था नो एंड पार्लियामेंट का आंसर था यस। ठीक है, तो ये तीन बेसिक क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज थे, सामने आए थे और इनके कारण कन्फ्लिक्ट चल रहा था बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। तो हुआ क्या, ये क्राइसिस मेनली घूमती है एक सेकेंड, हाँ घूमती है एन एटमॉस्फेयर ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। अब होता क्या था ना कि सबको राइट टू प्रॉपर्टी का हक था, तो गवर्नमेंट ने कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कहीं से कैरी करने, कहीं से कोई हाईवे, रेलवे या फिर रोडवे निकालना है, वहाँ पे किसी की प्रॉपर्टी आई हुई है, तो लोगों को कंपनसेशन देने के बाद भी बहुत से लोग राइट टू प्रॉपर्टी, क्योंकि फंडामेंटल राइट था उसके कारण एग्री नहीं करते थे, तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस होता था, प्रोजेक्ट से बहुत डिलेज होते थे कोर्ट केसेस वगैरह एंड ऑल में, तो गवर्नमेंट को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। इसलिए गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि हमें राइट टू प्रॉपर्टी को ही एब्रिश करके फंडामेंटल राइट से हटा देना चाहिए। बट क्योंकि फंडामेंटल राइट है एंड कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी को, कॉन्स्टिट्यूशनल के जो क्लेम्स है उसे गारंटी करने वाला सुप्रीम कोर्ट है, तो कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने साथ कोर्ट्स हैं, तो कोर्ट ने बार बार इनको एब्रिश करने से मना कर दिया। तो एक तरह से ये लोग बार बार एब्रिश करने की ट्राई कर रहे हैं, कोर्ट बार मना कर रहा है, तो एक कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट हो गई। देन एक सिचुएशन ठीक होती है इन 1973 इन केशवानंदा भारती केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जो जज थी, बेंच थी, जो अपना फैसला सुनाती है कि कह सकते उसमें ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट जब तक कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर हार्म ना हो। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी अमेंडेड, ठीक है, कांट बी अमेंडेड एंड दो फर्दर डेवलपमेंट। अब देखो कांट बी अमेंडेड, और एक चीज़ और की गई थी, राइट टू प्रॉपर्टी को, राइट टू प्रॉपर्टी को अब फंडामेंटल राइट ना मानकर एक लीगल राइट बना दिया गया था कि गवर्नमेंट चाहे तो अब आपकी प्रॉपर्टी एनेक्स कर सकती कंपनसेशन देके, एंड आप उसके लिए कोर्ट नहीं आ सकते क्योंकि आपका वो फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है ना। अब इस इवेंट के साथ साथ दो फर्दर इवेंट्स होते हैं कि इस रूलिंग के साथ में ही जो CJI की सीट थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI की सीट थी, ये वैकेंट हो जाती है। एंड अभी तक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ऐसा था कि जो भी सीनियर मोस्ट जज रहता है सुप्रीम कोर्ट का वो CJI बनता है। बट केशवानंदा भारती केस में जितने भी जज थे उनमें से हमने देखा टोटल केशवानंदा भारती केस में टोटल 13 जजेस थे, जिसमें से 6 जजेस ने विद गवर्नमेंट प्रो गवर्नमेंट स्टैंस लिया एंड 7 जजेस ने अगेंस्ट गवर्नमेंट स्टैंस लिया। ठीक, और इसमें जनरली ज़्यादातर सीनियर मोस्ट ही थे, जितने में सीनियर मोस्ट थे वो यहाँ पे थे। तो हुआ क्या कि अब जो CJI बनने के बाद अगली बारी आएगी वो इनमें से किसी एक की आएगी, एंड बिकॉज दे वर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो इंदिरा गांधी ने, या फिर जो क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इनको, तो इनको अपॉइंट ना करके इनमें से एक जज नेमली AN रे को एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि सीनियर मोस्ट नहीं थे, जिनसे सीनियर पे 2-3 और जज थे, लेकिन उनको सुपरसीड करके ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं थे,
एंड यहाँ पे जो 3 जजेस थे जो इनसे ऊपर थे, दे वर अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन केशवानंदा भारती केस। ठीक है, अब इसमें कंट्रोवर्सी ये हुई कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन जो है वो मिक्स हो रहा है। एंड जो लोग पीएम के क्लोज हैं वो बोल रहे हैं कि जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी शुड बी कमिटेड टू एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, है ना, क्योंकि ऑफकोर्स वो तो ये चाहेंगे कि जुडिशरी कमिटेड रहे, उसका अगेंस्ट में फैसला ना सुना है। बट ये डेफिनेशन सही नहीं है, ये डेमोक्रेसी के वैल्यू से खिलाफ रहेगी। और अब एक चीज़ इसमें और होती है, इसमें पहला इवेंट ये हो गया, दूसरा इवेंट ये था कि इलाहाबाद कोर्ट्स रूलिंग कि इंदिरा गांधी जो इलेक्शन लड़े थे अपने एमपी के सीट के लिए, उसको इलाहाबाद कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया इनवैलिड। तो इंदिरा गांधी इज़ नॉट एन एमपी नाउ, तो जब एमपी नहीं रहेंगी तो पीएम कैसे बनेंगी? ठीक है, तो इस पे कुछ सवाल है, अब इसको थोड़ा देख लेते हैं ना। अब थोड़ा अगला टॉपिक अपना आएगा इमरजेंसी के और करीब, विच इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। तो होता क्या है, होता ये है कि ऑन 12th जून ऑन 12th जून जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ये एक रूलिंग देते हैं कि इंदिरा गांधी के जो लोकसभा इलेक्शंस थे वो इनवैलिड थे। ये पिटिशन फाइल की थी पिटिशन बाय मिस्टर राजनारायण, जो उनके अगेंस्ट, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में लड़ रहे थे फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, तो राजनारायण ने फाइल किया इलेक्शन पिटिशन कि इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट मशीनरी के यूज़ करके लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1971 फाइट किए। ठीक है, और इसी कारण से इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में जजमेंट आता है कि इंदिरा गांधी इज़ नॉट नाउ एन एमपी। और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जब भी कोई फिर ऐसा आदमी पीएम बनता है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, तो उसको विदिन 6 मंथ्स इलेक्ट होकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ता है, चाहे वो राज्यसभा से बने चाहे वो लोकसभा से बने। ठीक है, बट हुआ क्या कि 12th जून में ये रूलिंग आती है एंड 24th जून को सुप्रीम कोर्ट इस रूलिंग पे स्टे लगा देती है। ठीक है, स्टे लगा देती है उन्होंने, 1 सेकेंड, हाँ, तो स्टे लगाने के साथ साथ एमपी उन्होंने ये कहा कि इंदिरा गांधी वुड रिमेन एन एमपी, बट वो लोकसभा के प्रोसीडिंग्स में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आती है ना। अभी इस क्राइसिस का रिस्पॉन्स ऐसा आया कि इस रूलिंग के बाद पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन का एक स्टेज सेट हो गया। तो देख लेते हैं क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स। इस रूलिंग के बाद एक साइड गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट है, एक साइड लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एंड अगेन एक साइड गवर्नमेंट है एंड एक साइड जुडिशरी। सो अब इनके कन्फ्रंटेशन का टाइम आ रहा है। ओके, तो अब होता क्या है कि अपोजिशन पार्टीज़ जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर अच्छे लेवल प्रोटेस्ट कर रही हैं। अब देखो 24 जून को जब सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाता है इस रूलिंग पे, जो कि लोगों के भी अगेंस्ट जा रही है, क्योंकि लोग तो चाहते थे कि इंदिरा गांधी फिर कांग्रेस गवर्नमेंट हटे, तो इलाहाबाद के हाई कोर्ट रूलिंग उनके फेवर में थी, बट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग उनके अगेंस्ट में थी। तो 25 जून को जयप्रकाश नारायण एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन निकालते हैं रामलीला मैदान इन दिल्ली और डिमांड करते हैं इंदिरा गांधी का रेजिग्नेशन, है ना। और जयप्रकाश नारायण बोलते हैं आर्मी, पुलिस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सबसे कि गवर्नमेंट के इलीगल्स और इमोरल ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करना है, लाइक स्टॉपिंग द प्रोटेस्ट, फायरिंग एट इनोसेंट पीपल्स एंड ऑल। ठीक है, एंड पूरे कंट्री का पॉलिटिकल मूड अब चेंज होने लगा था। पॉलिटिकल मूड ऑफ कंट्री was not going against कांग्रेस। ठीक है, एंड इस पर रिस्पॉन्स गवर्नमेंट का ये था
कि गवर्नमेंट ने, यहाँ पे देखो गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, गवर्नमेंट इस जगह पर आके बहुत परेशान होकर स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा देती है बाय यूजिंग आर्टिकल 352। ठीक है, तो 352 नेशनल इमरजेंसी के लिए है, मैंने उस समय स्टेट के लिए बता दिया था, तो नेशनल इमरजेंसी के लिए है 352 आर्टिकल। तो इसका यूज़ करके 25 जून 1975 एट मिडनाइट उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाया। और इस इमरजेंसी को क्योंकि इमरजेंसी जो है प्रोक्लेम करते हैं दी प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट उस टाइम पे थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो इन्होंने उस टाइम पे इमरजेंसी को कैसे तो इमरजेंसी लगाया, इमरजेंसी को लागू किया। एंड रीज़न उन्होंने ये दिया कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के बहुत थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी ग्रेव क्राइसिस के कारण इमरजेंसी लगाना नेसेसरी हो गई। ठीक है, और तो ये इमरजेंसी लगाई गई ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, तो इमरजेंसी लगाने के थ्री कैसे रीजंस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ये है कि अगर एग्रेशन हो रहा है, वॉर हो रही है, ऐसे कुछ सिचुएशन बनी हुई है ना, एक हो सकता है कि वॉर लाइक सिचुएशन एग्रेशन हो गया, और एक होता है कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो वॉर लाइक सिचुएशंस वगैरह पे तो इमरजेंसी पहले ही लगाई जा चुकी थी एक दो बार, जब वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ। बट इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के रीज़न पे, उसके कॉज पे पहली बार इमरजेंसी लगाई जाती है 1975 में, इसीलिए इमरजेंसी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड। ठीक है ना, अब टेक्निकली इमरजेंसी जो थी वो गवर्नमेंट अपने पावर में रहते हुए लगाई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोवाइड करता है। बट इमरजेंसी डिक्लेरेशन से हुआ, अब देखो इमरजेंसी डिक्लेरेशन से होता क्या है, फेडरल पावर जितनी भी सस्पेंड हो जाती है, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की पावर और पूरी यूनियन गवर्नमेंट पे आ जाती है। एंड गवर्नमेंट के पास इतनी पावर होती है कि वो सभी या फिर बहुत से फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की वर्डिंग में ऐसा है कि इमरजेंसी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन होती है जो कि नॉर्मल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को सस्पेंड कर देती है। तो ना हुआ क्या, 25 जून को पीएम रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाते हैं, जो कि इमीडिएटली प्रोक्लेम कर दी गई थी बाय द प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद। और मिडनाइट के बाद ही, जैसे मिडनाइट पे लगाई गई, मिडनाइट के बाद ही जितने भी न्यूज़पेपर्स वगैरह थे उन सब की बिजली या फिर पावर कट कर दी जाती है कि वो लोग कुछ भी अगेंस्ट गवर्नमेंट ना छापें, ना इमरजेंसी के बारे में कुछ चीज़ पब्लिश करें। और अर्ली मॉर्निंग सभी अपोजिशन लीडर्स जो थे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सुप्रीम पावर है, तो उनको सबको अरेस्ट कर लिया गया जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। एंड सुबह ही जितने भी और भी मिनिस्टर्स थे कैबिनेट के, उनको भी इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया। पहले इसके बारे में किसी को नहीं पता था, सिर्फ इंदिरा गांधी ने उसको मतलब प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन दिया और प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दी। ठीक है ना, अब कंसिक्वेंसेस क्या हुए इस इमरजेंसी के, What were the consequences? तो consequences ये हुए कि जितने भी agitations थे, जितने भी agitations हो रहे थे, जितनी भी strikes हो रही थी, वो अब रुक गई। ठीक है, एंड आरएसएस और जमात इस्लामी जो थी, जो कि रिलीजियस ग्रुप्स थे, फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स थे, उन सबको बैन कर दिया गया कि ये लोग इंडिया में कोई कह सकते हो दंगे वगैरह फैलाने वाले हैं। ओके, एंड प्रेस सेंसरशिप का वो कर दिया गया, लागू कर दिया गया। अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया और उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया गया। मतलब बिना किसी रीज़न के अरेस्ट करते हैं, जब केवल शक के बेसिस पर करते हैं, बिना किसी प्रूफ के। ठीक है, लार्ज स्केल अरेस्ट किए गए एंड हेबियस कॉर्पस को ही फॉलो नहीं किया गया। ठीक है, नाउ हेबियस कॉर्पस मतलब कि अरेस्ट के 24 आवर्स के अंदर ही उसको कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है। तो इसका भी उन्होंने फॉलो नहीं किया। जितने पॉलिटिकल वर्कर्स थे, बहुत से अभी भी काम कर रहे थे, बट दे वर अंडरग्राउंड, है ना। तो बहुत से पॉलिटिकल वर्कर्स वेंट अंडरग्राउंड। न्यूज़पेपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। Newspapers and magazines are now protesting by leaving blank spaces in the editorial, blank spaces छोड़ रहे हैं। एंड एक चीज़ और, हेबियस कॉर्पस से रिलेटेड बहुत सी सेवरल हाई कोर्ट के डिसीजंस आए
कि हेबियस कॉर्पस को फॉलो करना चाहिए गवर्नमेंट को, बट उसमें हुआ क्या कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे डिसीजंस को ओवर रूल कर दिया है अप्रैल 1976, है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल डिसीजन माना जाता है। अप्रैल 1976 में एससी ने हेबियस कॉर्पस को फॉलो, गवर्नमेंट हेबियस कॉर्पस को फॉलो नहीं कर सकती है, मतलब उसके हाथ में है हेबियस कॉर्पस को फॉलो करना है कि नहीं ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फुल अलायंस दे दी, क्योंकि हाई कोर्ट के डिसीजंस को उन्होंने ओवर रूल कर दिया। तो एक वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल जजमेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें हुआ क्या कि राइट टू लाइफ एंड प्राइवेट एंड राइट टू प्राइवेट लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इन सब को आर्टिकल, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 इसको भी एब्रोगेट कर दिया गया। एंड आर्टिकल 32 राइट टू गो टू कोर्ट, जो कि जिसको बी आर अम्बेडकर ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको भी कह सकते हो कि एब्रोगेट कर दिया गया। एंड वेरियस अदर फंडामेंटल राइट्स को भी एब्रिज कर लिया गया बाय द पार्लियामेंट, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के फेवर में ही रूलिंग दी। अब क्योंकि ऑफकोर्स उनका आदमी बैठा होगा इसलिए। नाउ न्यूज़पेपर में ब्लैंक स्पेस छोड़ने लगे, एंड मैगजीन्स और जैसे सेमिनार वगैरह मैगजीन्स थी, मेन स्ट्रीम मैगजीन्स थी, वो शट डाउन होने लगी। बहुत से जर्नलिस्ट अगेंस्ट इमरजेंसी जो भी लिख रहे थे उनको अरेस्ट किया जा रहा था। अंडरग्राउंड न्यूज़पेपर्स और लेफलेट्स चल रहे थे। एक कन्नड़ राइटर थे, वन कन्नड़ राइटर जिनका नाम था शिवरमा करनाथ, इन्होंने अपना पद्म भूषण लौटा दिया था। एंड एट द सेम टाइम एक हिंदी राइटर जिनका नाम था फणीश्वर नाथ रेणु, इन्होंने अपना पद्मश्री लौटा दिया था टू द गवर्नमेंट। और बहुत से नए चेंजेस किए गए इस टाइम पे, है ना। 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से बहुत से चेंजेस किए गए कि कोर्ट अब क्या कर सकती है, कोर्ट कांट चैलेंज इलेक्शंस ऑफ पीएम, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, जो कि बैकड्रॉप था इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग के अगेंस्ट में। ठीक है कि अब कोर्ट चैलेंज ही नहीं कर पाएगी इनके इलेक्शंस को। देन 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट आता है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो देख लो बहुत से चेंजेस किए गए, उसको भी लिख लो। एक आता है 39th अमेंडमेंट एक्ट, इसमें यह था कि नो रूलिंग अगेंस्ट द इलेक्शंस ऑफ पीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एट्सेट्रा। ठीक है। देन आता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत चेंज किए गए थे। लाइक 6 साल तक गवर्नमेंट बनेगी, परमानेंट नेचर रहेगा, है ना। 6 साल तक लेजिस्लेचर टर्म कर दिया जाएगा हमेशा के लिए, है ना। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, इन सबको शब्द को प्रियम्बल में ऐड किया गया। और इलेक्शन किया जाएगा आफ्टर 1 ईयर ऑफ इमरजेंसी, इसको ऐड किया गया। बट ये सारे जितने भी चेंजेस थे इनको रिवर्स कर दिया गया था ड्यूरिंग 44th अमेंडमेंट एक्ट, इमरजेंसी हटने के बाद। ठीक है। तो अब होता क्या है कि ऐसा वो लेके आ गया रूल लाया गया कि इमरजेंसी के टाइम पे जब इमरजेंसी खत्म होगी तो उसके 1 साल के बाद ही इलेक्शंस हो सकते हैं। तो ये था कि बस इमरजेंसी हटेगी 1977 में, तो 1978 में इलेक्शंस होंगे। नाउ अब कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इमरजेंसी। तो हुआ क्या कि इमरजेंसी जो थी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इवेंट था अपने इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में, जिसमें बहुत लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ रहते हैं, है ना। कि डेमोक्रेटिक फंक्शन को कैसे सस्पेंड कर दिया गया, है ना, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स यूज़ करते हुए इसको सस्पेंड कर दिया गया। तो इसके अगेंस्ट में इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए 1977 में जेपी शाह के अंडर में शाह कमीशन बनाया गया, जिसका काम था कि जितनी भी एक्सेसेस हुए ड्यूरिंग इमरजेंसी बाय द गवर्नमेंट उसको पता लगाना है। ठीक है। तो एक वो कमीशन बनाया गया, जिसकी बाद में रिपोर्ट भी आती है आगे चल के, उसको हम देखेंगे आगे उसका क्या होता है उस रिपोर्ट का। ना अब एक क्वेश्चन ये आता है कि वॉज इमरजेंसी नेसेसरी, क्या इमरजेंसी ज़रूरी थी। तो इस गवर्नमेंट का रीज़न लेके चलें कि उन्होंने कहा कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के कारण हमें इमरजेंसी लगानी पड़ी, तो क्योंकि इस रीज़न पे आज के पहले कभी इमरजेंसी लगी नहीं थी, तो उसके अकॉर्डिंग चलो इमरजेंसी लगा सकते थे। बट गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट ये थे कि डेमोक्रेसी में
अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट को इफ़ ऐसे ही काम नहीं करने देगा तो गवर्नमेंट काम नहीं कर पाएगी। लगातार एजिटेशन प्रोटेस्ट वगैरह चलते रहेंगे तो गवर्नमेंट के लिए, फिर डेमोक्रेसी के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है। गवर्नमेंट अपना रेगुलर रूटीन वर्क पे ध्यान न लगा के उस पर ध्यान ज़्यादा देने लगेगी। तो इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स ने कहा कि ऑपोजिशंस कांट यूज़ एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स लाइक लोगों को लेकर प्रेस करना, बांस लगाना, घेराव लगाना, क्योंकि इससे गवर्नमेंट का ध्यान डेवलपमेंट से हट के लॉ एंड ऑर्डर पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इतना ज़्यादा एक हमें पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है कि प्रोटेस्ट वगैरह भी एक बहुत हाई लेवल पे हो रहे हैं, हद लेवल पे हो रहे हैं, तो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते डेमोक्रेसी के लिए। नाउ इंदिरा गांधी एक लेटर भी लिखती है शाह कमीशन को, है ना, जिसमें वो लोग अपने कह सकते हो कि उन्होंने बताया कि कौन कौन से फोर्सेस जो थे उनको ऑब्स्ट्रक्ट करने के ट्राई कर रहे थे, कि उनके जो प्रोग्राम्स आ रहे थे 10 पॉइंट प्रोग्राम्स और जितने भी और नए नए प्रो पुअर पॉलिसीज़ को कैसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू रोका जा रहा था। ठीक है, अब इस टाइम पे CPI वॉज अ लोन पार्टी विच वॉज सपोर्टिंग कांग्रेस। ठीक है, क्योंकि और इनको ऐसा बताया गया था CPI वालों को कि एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी चल रही है, इंटरनेशनल, तो अब इसे सपोर्ट भी इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस वालों ने इनको बताया कि एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी चल रही है इंडिया को तोड़ने के लिए, तो इसके लिए कि CPI ने इसको सपोर्ट किया। बट CPI भी ऑफकोर्स बाद में पछता ही रही थी जब उनको मालूम चला कि हमें डैश बनाया गया है ना। अब क्रिटिक्स ऑफ इमरजेंसी क्या कहते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स में एक हिस्ट्री रही है पॉपुलर स्ट्रगल्स की, इसके पहले भी बहुत से पॉपुलर नॉन वायलेंट स्ट्रगल्स हुए हैं। एंड JP एंड अदर लीडर, अपोजिशन लीडर्स कहते हैं कि डेमोक्रेसी क्योंकि डेमोक्रेसी हमें राइट देती है पब्लिकली प्रोटेस्ट करने का अगेंस्ट द गवर्नमेंट, है ना। जैसे बिहार और गुजरात एजिटेशन होते थे वो मोस्टली पीसफुल एंड नॉन वायलेंट, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान या फिर प्रॉब्लम्स हो नहीं रही थी गवर्नमेंट को। एंड एक चीज़ ये कि जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया है दे वर नेवर ट्राइड, उनको कभी कोर्ट में ले जाकर उनका ट्रायल नहीं किया गया है, जो कि एक एंटी नेशनल एक्टिविटी ना। हाँ, एक चीज़ और, उनको जो अरेस्ट किया गया है बेसिस पर एंटी नेशनल एक्टिविटी, बट उन्होंने कभी ऐसे ट्राई ही नहीं किया है कि उन्होंने एंटी नेशनल एक्टिविटी करें, उनके कोई केस भी रजिस्टर नहीं हुए हैं। उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर अरेस्ट किया गया, बट वो हमेशा अरेस्टेड ही रह गए, जबकि प्रिवेंटिव डिटेंशन केवल 3 महीने के लिए बिना किसी केस की अरेस्ट या बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट रख सकते हैं ना। होम मिनिस्ट्री, अब ये भी कहते हैं वो लोग क्रिटिक्स की, होम मिनिस्ट्री के पास ऑफकोर्स इतनी पावर रहती है कि वो इंटरनल सिचुएशन को हैंडल कर सके, बट उन्होंने कभी भी अपना कंसर्न एक्सप्रेस नहीं किया ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर। ठीक है ना। अब बहुत से एजिटेशन जो थे अगर हो भी रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास इतनी रूटीन पावर रहती है कि वो उसको कहते हो कि सप्रेस कर सके या फिर उससे डील कर सके, है ना। उसको इमरजेंसी लगाने की कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरत है नहीं ना। अब इस पे हुआ क्या कि इमरजेंसी को लेकर बहुत से लोग ये भी रीज़न बताते हैं कि इमरजेंसी जो थी थ्रेट थी इंडियाज़ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा कहा था कि इमरजेंसी इसलिए लगाई गई थी। बट रूलिंग पार्टी, अब लोग मतलब क्रिटिक्स ये कहने लगे कि जो थ्रेट तो था, बट थ्रेट वॉज नॉट अगेंस्ट इंडियाज़ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, थ्रेट था टू द रूलिंग पार्टी कांग्रेस एंड PM। एंड इसीलिए इंदिरा गांधी ने मिसयूज़ किया कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का टू सेव अ पर्सनल पावर। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंड आफ्टर इमरजेंसी, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी। 1 सेकेंड, हाँ, what happened during emergency। तो ये इतना टॉपिक है, उसको हम देखेंगे अपने अगली क्लास में। ठीक है, टिल देन थैंक यू।